चलो बेटा, लेट्स मूव ऑन न्यू चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब अभी फिलहाल कॉलेज में यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 के अंदर आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल ऑलरेडी ये तो आप लोग पढ़ चुके हो 12th कॉमर्स में, तो आपको इजी लगेगा। एंड सेकंड वन इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। 2 चैप्टर आप लोगों को यूनिट 2 में पढ़ना है। जनरली भी कॉलेज में से कुछ अनाउंस नहीं हुआ है कि यूनिट 2 लेने वाले हैं, 1 लेने वाले हैं। यूनिट 2 पढ़ा है, इसका मतलब यूनिट 2 100% इंटरनल एग्जाम में होगा। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 को, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्लियर? स्टार्ट करेंगे। तो गुडविल क्या है, तो अपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 12th कॉमर्स में। गुडविल इज वन टाइप ऑफ इंटेंजिबल असेट। ये तो समझ में आया। मगर गुडविल क्या है, तो गुडविल अराइज फ्रॉम द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। आपकी जो बिजनेस में इमेज होती है, रेप्यूटेशन होती है, उसको गुडविल बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, goodwill may be defined as the value of reputation of business in respect of profit expected in future over and above normal level of profit earned by the same business undertaking the टू द सेम बिजनेस। यानी आप अगर आपके कॉम्पिटिटर या आपके सिमिलर बिजनेस के कंपैरिजन में नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज्यादा कमाते हो, नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज्यादा कमाते हो, तो उसको गुडविल कहा जाएगा। क्लियर? अपने एक ही डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ अलग अलग डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू कॉलर इन हिज डिक्शनरी फॉर अकाउंटेंट डिफाइन गुडविल एज द करंट वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू, द करंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी आपने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो नॉर्मल रेट्स होता था उससे कुछ ज्यादा मिलेगा। इन नेट टेंजिबल असेट, सिंपल लैंग्वेज में क्या बताया तो नीचे लिखा हुआ। इन अदर वर्ड, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉर्म एंटीसिपेटेड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखना क्या, एंटीसिपेटेड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि गुडविल की डेफिनेशन है। सुपर नॉर्मल का मतलब है जो नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज्यादा प्रॉफिट होना। द टर्म सुपर नॉर्मल means the excess of attributable to operating tangible and intangible asset over and above normal rate of return expected by attaching a prosperous business। ये तुमको पूछ सकते हैं। ये सब अंडरलाइन जो बता रहा हूँ आपको इसी प्रकार अंडरलाइन कर लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आप जो कमाते हो कुछ एक्सेस कमाते हो, कुछ ज्यादा। डेफिनेशन में क्या इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि गुडविल मींस अर्निंग कैपेसिटी ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? दूसरी डेफिनेशन है विल्सन की। तो विल्सन ने गुडविल को 3 भाग में डिवाइड किया। विल्सन हैज डेडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स, कैट, डॉग एंड रेट, in view of habit of 3 animals. The cat tend to stick the adopt. Cat goodwill is therefore which adhere to the business which is being transferable and most valuable। MCQ में आ सकता है। cat क्या होती है? एडॉप होती है। स्टिक टू एडॉप यानी कोई एक चीज पे जाती है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। तो वही बताया, द कैट स्टिक टू एडॉप। सो कैट गुडविल का मतलब क्या होता है? विच इज एदर टू द बिजनेस विच इज ट्रांसफर्ड एंड मोस्ट वैल्यूएबल। क्लियर? द डॉग फॉलो हिज मास्टर। सीधी सी बात है, डॉग अपने मास्टर को फॉलो करता है, जैसा अपना मालिक बोलेगा वैसा करेगा। सो डॉग गुडविल इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर एज करस्पॉन्डिंगली रेट वैल्यूएबल। सीधी बात है, डॉग गुडविल का मतलब क्या होता है? तुम किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, डिफिकल्ट टू ट्रांसफर। इन रेट इज माइग्रेंट। माइग्रेंट क्यों बताया? क्योंकि चूहा है वो इंसान है, वो जानवर है जो एक जगह नहीं रहता।
So red goodwill is practically valueless and it represents those customers who have no specialist either for business or is property who may here today want tomorrow, जो आज है जो कभी कल चले भी जा सकते हैं। तो इसी प्रकार विल्सन ने डेफिनेशन दी है गुडविल की ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल एट्रीब्यूट। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या बोला, केट आवे तो स्टिक टू एडॉप्ट, डॉग फॉलो द मार्कर मास्टर एंड रेट इज माइग्रेट। क्लियर? सब अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। अपनी लैंग्वेज में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या बताया, अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI क्या बता रही है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन और ट्रेड नेम और रेपुटेशन। यानी इंटेंजिबल असेट है जो बिजनेस नाम से, बिजनेस के व्यापार के नाम से, बिजनेस का ट्रेड नेम या तो बिजनेस की रेपुटेशन के नाम से जानी जाती है। क्लियर? ये सब डेफिनेशन है। नाउ कम्स नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन क्यों करना है? तो इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी द नीड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल में अराइज इन द फॉलोइंग केस। ये सब MCQ में पूछ सकते हैं भाई, जॉइंट स्टॉक कंपनी में गुडविल क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो नीचे रीजन बताया। नंबर 1 सीधा सा बात है, व्हेन बिजनेस ऑफ अ कंपनी is sold to another company or when one company is amalgamated with another company। सीधी बात, अगर तुम अपना बिजनेस किसी और को बेचते हो या तो तुम किसी के साथ एमालगमेट होते हो तो गुडविल का कैलकुलेशन करना जरूरी है। सिमिलरली नंबर 2, when stock exchange quotation are not available and share have to be valued for taxation purpose। याद रखना कि स्टॉक एक्सचेंज का कोटेबल अवेलेबल नहीं है तो आपको शेयर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे शेयर्स वैल्यूज पे से आपको टैक्स रेट डिटरमाइन करना होगा, तो उस समय भी गुडविल का कैलकुलेशन करना जरूरी है। क्लियर? नंबर 2, नंबर 3, when large block of shares such as enable the holder to exercise the control over the concern has to be brought out। से बहुत ज्यादा शेयर खरीद लिए या तो बेचना है तो वहां पे भी देखना पड़ेगा शेयर की गुडविल क्या है, बिजनेस की गुडविल क्या है। नंबर 4, when company has previously written off goodwill and want to write it back। यानी पहले वो लोग के पास जो गुडविल थी वो लोगों ने रिटर्न ऑफ कर दी, यानी निकाल दी, डिलीट कर दी। अपनी लैंग्वेज में टेंजिबल असेट का डेप्रिसिएशन होता है तो इंटेंजिबल असेट का रिटर्न ऑफ होता है, निकाल देना। तो उसको वापिस से लाना है तो गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, व्हेन कंपनी इज टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट। सीधी बात है, हमारी कंपनी कोई गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। एंड पॉइंट नंबर 6, ये तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, व्हेन वन क्लास ऑफ शेयर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। अगर आप प्रेफरेंस शेयर को या डिबेंचर को या कोई भी जात के शेयर को ट्रांसफर करते हो या कन्वर्ट करते हो, बेसिकली कन्वर्ट ही बताया, बेसिकली यार कन्वर्टेड इज सोल्ड। अगर तुम कोई भी जात के प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर उसको कन्वर्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी या एनी फॉर्म, तो वहां पे भी आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना फर्जियात है। क्लियर? तो दीज आर द पॉइंट in respect of company. Now come next question, what are the factors which affect the value of goodwill? ये तो आपने 12th कॉमर्स में पढ़ा हुआ है। तो नंबर 1, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, किस प्रकार का व्यवसाय है, इट्स हिस्ट्री, उसका पास्ट क्या है, इतिहास क्या है, एंड द रिस्क, और बिजनेस में रिस्क कितना है। क्लियर? तो पहला पॉइंट हुआ नेचर ऑफ बिजनेस। नंबर 2, प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री इन फ्यूचर, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, आने वाले समय में ये बिजनेस से क्या बेनिफिट हो सकता है, तो उसके ऊपर भी गुडविल डिपेंड करती है। अगर तुम्हारे बिजनेस का फ्यूचर हाई है, ब्राइट है, तो आपके बिजनेस की गुडविल हाई होगी एंड वाइस वर्सा। नंबर 3, द कंपनी हिस्ट्री इज पास्ट परफॉर्मेंस एंड रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ये भी चीजें कंपनी ने पास्ट में क्या करा है, कितना डिविडेंड दिया है। सीधी सी बात है, अगर उसका पास्ट परफॉर्मेंस पॉजिटिव है, डिविडेंड मैक्सिमम प्रोवाइड करिए, ज्यादा से ज्यादा दे रही है, अपने शेयर होल्डर को खुश रख रही है, तो ऑटोमेटिकली इसका गुडविल ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। वैल्यूएशन ऑफ असेट ऑफ द कंपनी, असेट की वैल्यू क्या है और उसके बेस क्या है। रेशियो टू लायबिलिटी टू कैपिटल, जिसको अपना डेप्ट इक्विटी या डेप्ट लायबिलिटी कैपिटल भी बोला जाता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट कैसा है, कौन चला रहा है,
उसमें अगर चेंजेस आता है तो कौन सी जगह पे आया और किस प्रकार का चेंजेस है, इससे भी तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट पड़ता है। इन शॉर्ट एनीथिंग विच अफेक्ट योर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मे लीड टू चेंज इन द अफेक्ट ऑफ गुडविल। अगर आपके बिजनेस के फेवर में अफेक्ट होता है, फर्क पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली गुडविल का इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर आपके बिजनेस के खिलाफ या बिजनेस के अपोज में कोई से असर पड़ता है तो ऑटोमेटिकली गुडविल का इफेक्ट भी नेगेटिव होगा। पॉइंट नंबर 7, साइज, लोकेशन एंड रेप्यूटेशन, पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया। पॉइंट नंबर 8, मेजर फेयर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द प्रॉफिट, वन हु पे फॉर गुडविल लुक फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट। सीधी सी बात है, इस पे डिपेंड करता है हमारी कंपनी की पैटर्न, ट्रेडमार्क, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, पर्सनल स्किल पे, फ्यूचर प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये सब चीज भी आपको गुडविल में ज्यादा अफेक्ट करती है। पॉइंट नंबर 9, मार्केट रेप्यूटेशन विच कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट। मार्केट में तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस क्या, अगर आपकी मार्केट में क्रेडिट और इमेज पॉजिटिव होगी, गुडविल ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। 10, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। क्लियर, ये तुम्हारा था फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ गुडविल। गुडविल कितने प्रकार की, तो सिंपल है, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ गुडविल, देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ गुडविल। परचेज गुडविल, जिसको एक्वायर्ड गुडविल भी बोला जाता है, ठीक है, आपने खरीदी हुई है। और नॉन परचेज गुडविल का मतलब इनहेरिटेड गुडविल और रेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड, यानी जो आपने परचेज नहीं की, आपके बिजनेस के अंदर ऑलरेडी गुडविल है, इनहेरिटेड, इंटरनल। चलो दोनों दो को देखते, एग्जाम में पूछ सकते हैं परचेज गुडविल क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको दूसरे नाम एक्वायर गुडविल से जाना जाता है। ये सब चीज आपको लिखते जाना है, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको मटेरियल में अंडरलाइन करना है, जो जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना है। परचेज गुडविल क्या है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। परचेज गुडविल अराइज, नाम से ही सजेस्ट करता परचेज की है। परचेज गुडविल अराइज व्हेन वन बिजनेस बाय अनदर, एक बिजनेस ने किसी और बिजनेस को परचेज किया। एंड द परचेज कंसिडरेशन, यानी परचेज प्राइस पेड इज मोर देन वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल असेट रिसीव्ड। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आपकी असेट, आप सामने वाले बिजनेस की असेट ले रहे हो 8 लाख की, लायबिलिटी ले रहे हो 1 लाख की, तो आपका पीसी कितने का होना चाहिए, 7 लाख का। मगर आप लोग पे कर रहे हो 9 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए ज्यादा पे कर रहे हो, अपनी असेट लायबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा पे कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है परचेज गुडविल। क्लियर, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। क्या फीचर्स है, तो जो डेफिनेशन पड़ी वही है। इट अराइज ऑन एक्विजिशन, जब आप किसी का बिजनेस एक्वायर करोगे तभी अराइज होगी। इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय परचेज, जब खरीदोगे तब होगा। प्राइस फॉर गुडविल डिपेंड अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशन, सीधी बात है कि मैं कितना एक्सपेक्ट करूंगा फ्यूचर में, उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइंड होगी। एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बैलेंस शीट में बताया जाएगा। क्लियर, देखो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, समझ में आ ही जाएगा। पी लिमिटेड एक्वायर द फॉलोइंग असेट एंड लायबिलिटी। बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 4 लाख, फेयर वैल्यू है 8,10,000। क्लियर, तो वही चीज बताइए कि भाई नेट असेट टेकन ओवर बाय पी, देखो सब असेट की वैल्यू दी कि बुक में कितनी वैल्यू थी और फेयर वैल्यू क्या है। तो नेट असेट की पॉइंट में ऑलरेडी एफ आई अपने पढ़ा था कि परचेज कंसीडरेशन की 4 मेथड होती है, मगर एफ आई में आपने 2 मेथड पढ़ी थी, नेट असेट एंड लमसम। तो नेट असेट में वही था कि असेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी पे, तो तुम्हारा पीसी हो जाएगा। तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट कितना है, 8,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,15,000 प्लस 65,000, और लायबिलिटी कितनी है 1 लाख और 220, यानी टोटल आपका नेट असेट कितना होता है 8,70,000, यानी आपको कितने पे करना है 8,70,000। बट इफ द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज 8,70,000, देयर इज नो गुडविल, कोई गुडविल नहीं आएगी। मगर आपने परचेस कंसिडरेशन कितना दिया, 8,70,000 के बदले 9,20,000, कितना दिया 9,20,000, तो इसका मतलब आप 50,000 ज्यादा पे कर रहे हो असेट लायबिलिटी के कंपेरिजन में। तो ये जो 50,000 पे कर रहे हैं इसको गुडविल बोला जाएगा। क्लियर, तो ये हुई परचेज गुडविल। नाउ कम नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन परचेज गुडविल।
इनहेरिटेड गुडविल और इंटरनली जनरेटेड गुडविल। नाम से ही पता चलता है इंटरनल जो है नहीं फिर हमने जनरेट की है। नॉन परचेज गुडविल it arise when business may over the year generate its own goodwill। क्या बताया, बिजनेस खुद की गुडविल खुद जनरेट करेगा, खुद की गुडविल खुद जनरेट करेगा। मैं अपने आप की गुडविल जनरेट करूंगा मेरे बिजनेस में। द एंटरप्राइज while doing business slowly develop the goodwill। Goodwill generated in the process of doing business is called internally generated goodwill, and this type of goodwill may be generated because of number of factor। अभी क्यों जनरेट करेंगे, तो सिंपल आपकी बिजनेस की प्रैक्टिस अच्छी है, आपके वहाँ एम्प्लॉय अच्छे है, आपका बिजनेस कंटिन्यू इंप्रूव हो रहा है, आपके एम्प्लॉय का कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, आपके एम्प्लॉय को बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, आपके एम्प्लॉय डेवलप हो रहे हैं, आपका बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है, आपका बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो ये सब चीज क्या कि आपके बिजनेस के अंदर सब कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दोगे। सर्टनली टू जनरेट द इंटरनल इन्वॉल्व कॉस्ट, बट कैन दिस कॉस्ट बी मेजर, सर्टेनली नॉट। याद रखना, तुम गुडविल जनरेट तो कर रहे हो मगर जनरेट करने के ऊपर जो कॉस्ट क्रिएट होता है वो मेजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि तुमने खुद ने जनरेट करी। तो देखो ये एमसीक्यू में आ सकता है, एस कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, so the self generated goodwill is not recognized in the books of account। समझ में आया। अब इसके फीचर्स क्या है, तो जो डेफिनेशन में पढ़े वो इंटरनली जनरेटेड है, इसके कॉस्ट के नॉट भी प्लेस किए जाएंगे ऑन गुडविल, वैल्यूएशन डिपेंड अपॉन वैल्यू है। सीधी बात है, अगर मुझे लगता है मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है तो मैं अपने हिसाब से वैल्यू कर लूंगा, वही लिखा है ना। इट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, इसका परचेज कंसिडरेशन का कुछ लेना देना ही नहीं है। एंड इट इज नेवर रिकॉग्नाइजिंग बैलेंस, इसको बैलेंस में कभी बताया जाएगा नहीं। जो सेल्फ इंटरेस्टेड इंटरनली क्रिएटेड गुडविल है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, याद रखना। इट कैन बी ऑफ बोथ टाइप, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। क्लियर। अब 100% आपको 3-4 एमसीक्यू ये 4 पॉइंट में से ही मिल जाएंगे। जूओलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। जूओलॉजिकल का मतलब, जूओलॉजिकल मीन्स एनिमल्स, जैसे कैट गुडविल। देर आर 4 टाइप ऑफ गुडविल अंडर जूओलॉजिकल। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जूओलॉजिकल में कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन है, 4 प्रकार का। कौन सा, तो पहला आता है आपका कैट गुडविल, दूसरा आता है आपका डॉग गुडविल, क्या आता है, डॉग गुडविल। तीसरा आता है आपका रेड गुडविल, ऑलरेडी 3 तो हम पढ़ चुके हैं। चौथा आता है आपका रैबिट गुडविल। क्लियर। तो जूओलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 4 चीजें क्लियर ना। आगे ऑथर के नाम का पूछे तो उसने 3 चीज में बता दी। चलो चारों 4 डिटेल में देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करते हैं। कैट गुडविल। द बेसिक टेंडेंसी ऑफ एनिमल कैट इज टू गिव इम्पोर्टेंस टू प्लेस। याद रखना, कैट का इंपॉर्टेंस किसका है, जगह, तो आपको जगह से याद रखना है। द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ कैट इज टू गिव इम्पोर्टेंस टू कैट place। It always remain attached more with the place or home rather than on the person living there। सीधी सी बात है ना कि जो जगह उसके अटैच हो गई तो वहां कोई रहे कि ना रहे वो चीज को कभी छोड़ेगी नहीं। इट मीन्स कैट गुडविल रिप्रेजेंट दैट कस्टमर इज मोर लॉयल विद द शॉप, या तो लोकालिटी या तो प्लेस। समझ में आया, क्योंकि जगह महत्व है। तो कैट गुडविल क्या दर्शाती है, तो कैट गुडविल यही दर्शाती है कि जो कस्टमर है वो आपके साथ लॉयल रहेगा, या तो आपकी शॉप के साथ लॉयल रहेगा, या तो आपके बिजनेस के साथ लॉयल रहेगा, या तो वो जगह जहाँ पे वो काम कर रहे हो वो जगह से लॉयल रहेगा। He will not follow the outgoing owner, rather he will continue with the old shop although owner has been changed। देखो वापिस आगे कंडीशन क्या आ गई, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो किसको दिया गया है, प्लेस को दिया गया। तो आपको प्लेस को ही ध्यान में लेके चलना है कि भाई जो होगा वो प्लेस को ही फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, प्लेस को ही फॉलो करेगा। कि भाई भले वहां कोई ओनर नया आ जाए कि जूना आ जाए, वो जगह को छोड़ने वाला नहीं है। क्लियर। जैसे ओनर बदला भी जाएगा ना तो भी वो इंसान वो जगह को छोड़ेगा नहीं। क्लियर। इसको बोलते हैं प्लेस गुडविल। समझ में आया क्या बोलते हैं इसको, प्लेस गुडविल यानी कैट गुडविल, जगह।
भले वहाँ कितने भी नए आ जाए, वो इंसान वो दुकान वो शॉप को छोड़ेगा। सेकंड वन इज डॉग गुडविल। सीधा मालिक है कि डॉग कौन होता है? डॉग मीन्स वफादार। किसके साथ? अपने मालिक के साथ। द डॉग इज फेथफुल एनिमल हु ऑलवेज फॉलो हिज मास्टर। देखो वहां पे क्या था? केट डॉग, केट में क्या था? जगह। यहाँ पे क्या आएगा? मास्टर यानी ओनर। द गुडविल is this type of goodwill is to attach to the owner of the business in case of professional like doctor, lawyer, accountant, this type of goodwill भी। सीधी बात है ना, होता है ना कि भाई मेरे को ये डॉक्टर पसंद है, तो भले ने कितनी भी बड़ी बीमारी हो छोटी बीमारी हो, तुम पर्टिकुलर जो डॉक्टर आपका जो फैमिली फिजिशियन आप उसके पास ही जाओगे, यानी फेथफुल, उसका बोलते हैं डॉग एंड गुडविल। क्लियर? जैसे एग्जांपल, कितने भी बच्चे में कितना भी बोलो कितना भी खराब बोलो, मगर नहीं सर हम तो सिर्फ सर हम आपको नहीं छोड़ने वाले, हम आपके पास ही पढ़ेंगे, जब तक बढ़ेंगे आपके पास बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डॉग गुडविल, वफादार इंसान के साथ। ये जनरली कहाँ देखा जाता है? प्रोफेशनल में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? प्रोफेशनल में देखा जाता है, याद रखना। तीसरी आती है रेड गुडविल। द रेड इज सपोज टू नाइदर अटैच विथ पर्सन नॉर विथ प्लेस। यानी चूहा वो जानवर है जो किसी इंसान के साथ भी नहीं रहता और कोई एक जगह पे नहीं रहता, वो बदलते रहता है। So this type of goodwill is purely casual and difficult to estimate। तो ये गुडविल सबसे अग्रिय एस्टिमेट करने में, अनुमान लगाने में। क्लियर? एंड लास्ट वन इज रैबिट। जबरदस्त। रैबिट remain to confine to a page and do not like to venture far away। एक पेज पे वो बंधा रहता है। सिमिलरली the rabbit customer will pick a product if it is available in their acceptable radius। सीधी बात है ना कि सस्ते की एक लिमिट होती है, कोई इतने में ही पी लेगा। तो ये रेबिट गुड कस्टमर का मतलब ये वो कस्टमर होते हैं जो अपने रेडियस यानी उनके बजट या तो उनकी कंडीशन या तो उनके दिमाग में बैठेगा तो ही खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। For example, no one like to go to extra effort to buy fruit, vegetable and grocery। A customer would like to go no further than the nearest departmental store to make the purchase। सीधी बात है ना कि अगर साबु लेने जाना है तो कॉमन है, तुम्हारी सोसाइटी के बाहर प्रोविजन स्टोर है, तो आप अपनी सोसाइटी के बाहर ही जाओगे। आप स्पेशली डीमार्ट में या तो मेगा मॉल में नहीं जाओगे साबु खरीदने के लिए। यानी इसको बोलते हैं रेबिट गुडविल, यानी तुम पर्टिकुलर रेडियस एरिया पर्टिकुलर एरिया छोड़ोगे नहीं। क्लियर? इसके बाद का जो टॉपिक चालू होता है वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। गुडविल क्या है, उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड सो ऑन क्या है। क्लियर?